बीकानेर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। इस खबर के साथ करते हुए बताते चले कि MGSU में संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश को आजाद कराया था, लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने वाले वो राजनीतिक स्वार्थी थे। उन्होंने देश के बंटवारे के लिए राजनीतिक स्वार्थता का काम किया और इसीलिए उन्होंने इस देश का बंटवारा स्वीकार किया। लेकिन उस दिन की त्रासदी को मैं अगर आपसे कहूं, जब हम उन बुजुर्गों से कहानी सुनते हैं, उनके जीवन की जो कल्पना थी, उन्होंने जिस तरह से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस दिन उन्होंने कहा कि हम इस दिन के लिए थोड़ी थे। उन्होंने अपने जीवन में इस तरह का नरसंहार जो हुआ था, ये विश्व का पहला नरसंहार था, पहला नरसंहार था। 10 लाख लोगों से अधिक उस नरसंहार में मारे गए थे। कितनी अबलाओं की इज्जतें लूटी गई थी, कितनों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया, कितने लोग कितने दिन पैदल चल करके उन्होंने सीमा पार करते हुए उन्होंने जानें बचाई थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके यहां भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप तो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं। इस देश में वो लोग आए जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 साल तक रेलवे स्टेशन पर रहकर, बस स्टैंड पर रह करके अपने दिन गुजारने का काम किया था। उनके हाथ खाली थे, कुछ नहीं था। उनके परिवार, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, दुकान, मकान, सबका सब कुछ रह गया। उनको सिर्फ जो तन पर कपड़े भी नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, यह विभाजन विभीषिका जिस तरह से एक दंश दिया और दंश दिया, तो इस कांग्रेस पार्टी ने दिया, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उन महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने देश की तरफ नहीं देखते हुए ये विभाजन विभीषिका का उन्होंने एक कांटे को बोने का काम किया। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने देखा होगा देश में कितनी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक करने का काम किया, देश को एक अखंड बनाने का काम किया। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ एक रियासत थी, एक रियासत, और वो भी थी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति उन्होंने खराब की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जो जिन बलिदानियों ने उस जम्मू कश्मीर की कसम खाई थी। ऐसे लोगों ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने कहा था कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर के अंदर जाएंगे, कश्मीर भारत का अंग है। और हम भी कहते आए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया कि धारा 370 समाप्त करके आज कश्मीर भारत का एक अंग के रूप में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जो पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाई रहते थे, लंबे समय से रहते थे, और वहां की त्रासदी के कारण वो भारत में आए। 70 साल में इस कांग्रेस ने उन भाइयों को क्या दिया? अगर वो भाई थे तो हमारी नागरिकता ग्रेड भी नहीं कर सकते थे, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि CAA का कानून लाकर उनको नागरिकता भी देने का काम किया और उनके बच्चों को पढ़ाई करने का काम भी दिया, और उनको मकान दिला करके, पट्टे दे करके, राजस्थान में तो उनको मकान देने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो बंटवारा था,
गांधी जी कहते थे अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा, बंटवारा होगा तो मेरी छाती के ऊपर होगा। लेकिन ये आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात करते हैं। अरे गांधी जी का अपमान तो आपने इतना किया है। महात्मा गांधी जी नहीं चाहते कि देश का बंटवारा हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सत्ता लोलुपता ने देश का बंटवारा किया। ये कांग्रेस की देन है। और आज भी आप देख रहे हैं कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अब हम आपको सभी को उनका जवाब भी देना होगा। ऐसे आस्तीन के जो सांप है उनको कुचलना भी होगा। और एक बात और मैं कहूंगा, क्योंकि इतिहास याद रखता है, हर पीढ़ी को याद रखता है, इसलिए हमारे उन पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हजारों सालों की गुलामी, जिस तरह की थी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, जिस तरह से उन्होंने अपने इतिहास को बदलने का काम किया, यह समय आपके लिए भी है। देश को हमें मजबूत बनाना, एकता अखंडता की मिसाल बना करके चलना है। क्योंकि कांग्रेस के लोग वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है, वही ये बोलते हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व इतना मजबूत है, देश मोदी जी के हाथ में है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया और उनके अड्डों पर मार के दिखाया। जिन लोगों ने, आपने देखा होगा, जिन्होंने थोड़ा सा सर उठाया उनको वहीं मारा, आतंकवादियों को, और उनके एयर बेस जो थे उनको भी समाप्त करने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने काम किया, वो आपके सामने है। कितने ड्रोन आते थे, आप तो प्रत्यक्षता से देखते थे, लेकिन एक भी जमीन पर गिरने दिया गया? वहीं के वहीं हवा में मार करके उनको सबक सिखाने का काम किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सभी को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको भी बताना है कि किस तरह से इन लोगों ने स्वार्थ की खातिर, राजनीति की खातिर इस कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। और आज भी आप देख रहे हैं सत्ता के लिए कितने ललायत हैं, कितने ललायत हैं। जगह जगह जा रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अरे अपने गलेबान में झांक करके देखो, आपने चुनी हुई सरकारों को कितनी बार गिराया है, आपने इस देश के साथ कितना बड़ा संघर्ष किया है। आपने जिस तरह से आप करते हैं, आप सिर्फ वो जातिवाद की बात करते हैं, धर्मवाद की बात करते हैं, आप क्षेत्रवाद की बात करते हैं, आप भाषावाद की बात करते हैं, और आप तुष्टीकरण के आधार पर चलना चाहते हैं। अरे भाई, ये देश बदल गया है, अब आपकी चलने वाली नहीं है। देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथों में है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो है, वो एक मजबूत हाथों में हमारा देश। आज आप देख रहे हैं, पहले हम रक्षा का, क्योंकि कांग्रेस का सबसे ज्यादा राज रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। एक बुलेट भी लेते थे तो हम बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज आपने देखा हम रक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत है, और दुनिया के अंदर भारत की सेना सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है। आज हम आत्मनिर्भर। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भारत में निर्मित जो हमारे हथियार हैं, उनका हमने काम लिया। दुनिया के देश जो छोटे मोटे देश हैं, वो देख रहे हैं कि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था हमारी 11वें पायदान पर थी, कुछ दिन पहले 5वें पर थी, हम 4थे पर आ गए। आने वाले समय में दुनिया में 3रे स्थान पर हम आने वाले हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। अंत में मैं आपसे इतना
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले जयपुर से छात्र संघ चुनाव पर बड़ी खबर है। चुनाव बहाली से जुड़ी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार से चुनाव नहीं कराने का कारण पूछा। छात्रों के राजनीतिक संगठनों के औचित्य पर भी सवाल उठे। 22 अगस्त को अगली सुनवाई है और तब फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार कोर्ट का क्या स्टैंड है। फिलहाल जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छात्र संघ चुनाव पर, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया था कि चुनाव नहीं कराए जाएंगे, इस पर फैसला अपना दिया था। लेकिन जब इस पर आज हाई कोर्ट पर सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने सरकार से चुनाव नहीं कराने का कारण पूछा है और साथ ही साथ छात्रों के राजनीतिक संगठनों के औचित्य पर भी सवाल उठे हैं। 22 अगस्त को फिर से सुनवाई है और तब उम्मीद की जा रही है कि कोई फैसला आ सकता है। लेकिन जब सरकार ने लिंग 2 कमेटी का आधार बताकर और छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं कराने का ये फैसला दिया तो उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर छात्र संघ सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया और अब 22 अगस्त को अगली सुनवाई और है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, पहले तो सरकार की तरफ से फरमान आता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट सवाल पूछ रहा है सरकार से। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने जो है ये पूछा है कि आखिर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं और क्यों नहीं, जो जब इतने साल से चुनाव नहीं कराने हैं और लगातार आप कह रहे हैं कि आगे भी चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो ये जो छात्र संगठन है, जो राजनीतिक दलों के जो संगठन हैं, छात्रों से जुड़े संगठन है, इनको खत्म क्यों ना कर दिया जाए और इनको क्यों चलाए हुए हैं लगातार। इनको जो है ये जो संगठन है, छात्र संगठन है पार्टियों के, ये लगातार काम कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने उनकी ये दलील थी कि जो लिंग 2 कमेटी है उसमें छात्रों का हक बताया गया है इसे, तो इसे भी सरकार को एक बार देखना चाहिए। ये सरकार की तरफ से जो है जवाब मांगे गए थे और उसके अलावा जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों को के आधार पर ही जो है ये याचिका लगाई थी और अब जो है हाई कोर्ट इसमें 22 तारीख को सुनवाई करेगा और संभवतः उस दिन इस पर कोई ना कोई फैसला भी जरूर आएगा कि चुनाव होंगे या नहीं, या कोई इस तरह का फैसला जरूर आएगा। जी, लेकिन साथ ही हितेंद्र, ये छात्रों के जो राजनीतिक संगठन बनने हैं उसके रेलेवेंसी पर भी सवाल उठाया गया है। बिल्कुल, उसी के रिलेवेंस पर सवाल उठाया गया है कि क्या सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जितने कुलगुरु हैं, कुलपति हैं, जिन्हें अब कुलगुरु कहा जाता है, वो कई यूनिवर्सिटीज के कुलगुरुओं ने ये कहा है कि जो नई शिक्षा नीति है अगर उसको लागू किया जाना है तो अगले कई साल चुनाव ना हो तो अच्छा है। ये उनकी राय है और उसी राय के आधार पर जो है सरकार ने कहा है कि अगले कुछ सालों तक जो है या कम से कम इस बार तो चुनाव नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।